देख रहे हैं जिन शख्सियत को वो सनम जावेद के वालिद, ये उनका वो तारुफ है जो आप सोशल मीडिया पर हम बार-बार आपके सामने करवाते हैं। ज़ाहिर है कि इनकी साहबज़ादी जिन हालात से गुज़र रही हैं, इनका ख़ानदान जिन हालात से गुज़र रहा है, इनके दामाद जिन हालात से गुज़रे हैं वो आपके सामने हैं। उन्हीं हालात पर इस वक़्त हमें इनसे बात करनी है। पहले भी मैंने एक बार कोशिश की लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का सर, कैसे मिज़ाज हैं आपके? आपका शुक्रिया तारिक मुस्लिम, मुझे लाइन पे लेने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले कि अब 9 मई आ रही है तो साल मुकम्मल हो रहा है और अभी भी अ, मैं बहैसियत सहाफ़ी अगर इसको देखूँ, तो मेरा तज्ज़िया ये है कि मुझे कोई एज़ सच उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इस मामले में हम कोई कंक्लूसिव चीज़ देखेंगे और हम इन ख़वातीन कैदियों को जल्द बाहर आता हुआ देखेंगे। क्योंकि पुलिस जो कर रही है, वो है ताख़ीरी हरबे और ताख़ीरी हरबे भी अब बहुत ही भोंडे अंदाज़ में आगे हैं। तो ये मुझे कंक्लूड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप ज़ाहिर है जहाँ पर हैं, आपको उम्मीद रखनी है, आपको क्या नज़र आ रहा है? तारिक मतीन, सूरत हाल ऐसा है कि इस सारे मामले में पुलिस जो है वो अपने आप को बिल्कुल बेबस शो कर रही है और वो बार बार जो है उसको जो प्रोसीजर है उसको जो है पास कर रही है और वो ये कह के कर रही है कि जी हम बड़े मजबूर हैं, हम पे ऊपर से बहुत प्रेशर है हम पे। अब तक मैं सनम के 7-9 केसेस हो गए हैं सनम पे अब तक। उनमें से मैं उसकी 6 केसेस में जमानत करा चुका हूं और 2 केसेस कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिए हैं और ठीक। अब उसको उन्होंने 9वें केस में पकड़ा हुआ है और वो भी एक ही थाने के केसेस जो हैं गवर्नमेंट ने एक ड्रामा बनाया हुआ है और वो इस कदर बेशर्मी और ढिठाई से पाकिस्तान के लोगों के आईनी और कानूनी हकूक जो हैं उसको वायलेट कर रहे हैं कि उनको शायद ये ख्याल ही नहीं है कि उन्होंने भी एक दिन मरना है या हिसाब देना है। ठीक। अच्छा हालत मुझे ये मुझे एक है और चीज़ कि बताइए मुझे एक और चीज़ बताइए, मैं आपको इंटरप्ट करूँ। जो आप कहते हैं पुलिस पर प्रेशर है ऊपर से, तो ये प्रेशर सियासी है या गैर सियासी है? जहां तक मुझे बताया गया है सनम के मामले में, वो ये कहा जाता है कि सनम को जो टारगेट किया जा रहा है वो मरियम नवाज की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है क्योंकि ठीक। मरियम नवाज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया के थ्रू उसके साथ। मुझे नहीं मालूम, अगर मरियम सफदर ये समझती है कि उसका नाम गलत लिया जाता है तो एक हाई पावर जो इंक्वायरी कमीशन बैठा ले और उसमें बैठ के इसकी इंक्वायरी करवा ले क्योंकि हम इस सारे मामले में तमाम तर जो जिम्मेदारी है मेरी फैमिली वो मरियम सफदर पे आयद करती है जी। ठीक। और मुझे ये भी बताइए कि आप जबकि वो लाहौर से भी आगे, तो सनम से आपका आखिरी जो राब्ता, आखिरी मुलाकात हुई, सुलूक जो है गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में सुलूक के बारे में क्या बता रही हैं? ये हम लोग जब इस सलूक की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों से जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक या औरतों के साथ बदसलूकी करना या प्रिजनर्स या लोग अपने शहरियों के साथ बदसलूकी करना, तो हम कह रहे होते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में बहुत बुरे सलूक कर रहा है लोगों के साथ या इसराइल फलस्तीन में लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। तो आम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं अपनी औरतों के साथ, उसको रमजान में यहाँ से शिफ्ट किया गया। पहले तो ये हुआ कि जब उसकी 768 7वें मुकदमे में जमानत हुई ठीक। तो पुलिस मियाँ वाली पुलिस बाहर बाहर आके बैठ गई जेल के। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जी अब आप क्यों आए हैं, क्योंकि लाहौर के तो सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, तो अब आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, अब हम मियाँ वाली से आए हैं। तो मैंने कहा जी आप मियाँ वाली से आए हैं तो आप किस मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार करना है, अच्छा। हमने हम तो उन्हें लेने आए हैं। मैं क्या जी आप किस कानून के तहत उनको लेके जा सकते हो। मैंने फिर ये किया कि 4 दिन, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो उसको किडनैप करके गैप में उनकी रिकवरीज के लिए फिर हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में उसकी जमानत होने के बावजूद रोपकार जमा नहीं कराई और आलिया हमजा के साथ भी हमने यही किया।
पुलिस 4 दिन तक जेल के बाहर बैठी रही रमजान में। हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन जब भी वो हमें मिलते थे तो मैं उन्हें कहता था कि जाओ यार, तुम लोग क्यों अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और ये कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों की भी जिंदगियां खतरे में है। तो मैंने उनसे कहा पुलिस वाले किससे कहते हैं हमारे खतरा है बच्चों तुम्हें? की जिंदगी खतरे में। और सर जी वो हमें ये कहते हैं कि जी हम जानते हैं कि जी आप सनम और आलिया हमजा बेगुनाह हैं, सारे बेगुनाह हैं, मगर हमारे भी तो बच्चे हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर आप समझते हो तो आप गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने क्यों आ जाते हो? आप जो आपको ऑर्डर देता है उसे कहो कि भाई मैं नहीं करता, गैर कानूनी है। क्या करेगा? एक एसएचओ हो, एक डीएसपी हो, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा। तो उन्होंने कहा जी हमारे भी बच्चे हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आप अपने बच्चों की जिंदगी के लिए करो जो हो सकता है आपसे। तो हमने उन्हें 4 दिन तक रोपकार बेल होने के बावजूद रोपकार जमा नहीं करवाई। 4 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि हम रोपकार जमा नहीं करा रहे, तो वो वापस डीएसपी साहब तशरीफ ले गए मियां वाली, और वहां से जाके वो एक केस में उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर के लाहौर आए। उसकी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि उनको वो इनलीगल किडनैप करें, जैसे कि मरियम ने पहले उनको 13 से 17 मई तक गिरफ्तार गैब रखा। मैं एक दिन के लिए भी उनकी गैर कानूनी जो अगवा है उसको अवॉइड करना चाहता था। तो फिर उन्होंने अच्छा, आप कह उसको रहे हैं 13 से 17 मई तक, तो क्या मरियम का उस वक्त क्या लेना देना था? ये मरियम सबसे पहले को 10 तारीख के बाकी बिजनेस के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मैं सारे डायरेक्ट केस मई को सनम को उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने नजरबंदी ऑर्डर किया, डीसी के डिटेंशन ऑर्डर के तहत उसको नजरबंद किया था, जिसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज करके सेटिस्फाइड करवा दिया। तो जब वो 13 तारीख को जेल के बाहर आई तो उसको जेल के बाहर से उठा लिया गया। हम लोग क्योंकि पहले से इस बारे में खतरा महसूस कर रहे थे, तो हम उसको लुक आफ्टर कर रहे थे कि उसको कहाँ लेके जाते हैं। पहले तो उसको 8 घंटे ये लाहौर की सड़कों पे फिरते रहे गाड़ी में बिठाकर। फिर उसको इन्होंने चुंग थाने में बंद कर दिया, और वहां पे बीबी जो है उसको ये पुलिस के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि तुम्हारे साथ ये सलूक इसलिए हो रहा है कि तुम मरियम सफदर को सोशल मीडिया पे नानी कहती हो। उसने कहा कि मैं नानी कहती हूँ, क्या वो नानी कहना गाली है? अगर वो नानी नहीं है तो कहती बीबी बस तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा जब तक वो चाहेगी। उसने कहा या उससे माफी मांग लो। तो उसने जो बंदा मैसेज लेके आया था उसने कहा मेरी जूती मांगती है उससे माफी। और फिर इन्होंने उसको 13 तारीख से 17 तारीख तक चुंग थाने में रखा, और दिन के वक्त उसको गर्मी में गाड़ी में बिठा के 8-8 घंटे सड़कों पे लेके फिरते रहते थे, ताकि हम कोई बैलफ करवा के उसको वहां से रिकवर ना करवा सके। फिर हमने हाईकोर्ट में रिट की। तो जब हमने रिट की तो उसमें जो आईजी है वो खुद पेश हुआ, और उसने कहा कि जी हमारे पास हमारी कस्टडी में नहीं है। आज हमने उसकी गिरफ्तारी 96 पर्चे में 4 दिन के बाद, जब वकुआ 9 मई का जो है उसको उसमें एक जिमनी के थ्रू 17 मई को उसमें शामिल किया गया केस में। और फिर उसका उन्होंने 31 दिन तक जो है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो 48 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, उसको 31 दिन तक सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पीरियड के नाम पर हमसे दूर रखा और मिलने नहीं दिया। उसको 31 दिन तक जेल के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करते रहे। उसको इवन खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, और उनको इसी तरह रखा गया। 31 दिन के बाद जब उनका जुडिशियल रिमांड फिजिकल रिमांड शुरू हुआ, वो 14 दिन का था। तो हम 45 डे के बाद सनम से मिले थे, जेल शिफ्ट होने के बाद। और फिर जब जुडिशियल हुआ तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि तो फिर हमने हमें एक चीज और पता चली दरमियान में कि इन लोगों से, आपने एक इंटरव्यू में भी बताया था, खासा बुरा सलूक किया गया। रात को उठाकर तैयबा को भी और सनम को भी ये ले गए किसी हाँ जी, कस्टडी सेंटर में छत पर। वो तो इनका रूटीन मैटर था। वो रात को सोते में उठा के, और वो हमने तलाशी लेनी है। हमें डाउट है कि जी आप कोई चीज ले आई हैं, आपके पास सेल फोन है या ये है। रात में 2-2 3-3 दफा उनको उठाते थे सोते हुए में से। और फिर ये हुआ कि जब ये मामला रेगुलाइज हो गया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक करते रहे, तो उसके बाद जब हमने सारे लाहौर के, कैन यू बिलीव के सनम के पास जो उन्होंने उस पे केस नंबर 76 उसमें
410 डाला है, जो कि 13 मार्च 2023 का है। उस वक्त उसकी गिरफ्तारी को 60 माह हो चुके हुए थे। और हमारे जो आईजी साहब हैं वो पंजाब के, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने उससे 8.5 माह के बाद उसको ले जाके जो जमान पार्क है, जो पिछले 8.5 माह से सिक्योरिटी एजेंसीज के कंट्रोल में था, उसकी दीवार के अंदर वाली तरफ से 4 फुट गहरा गड़ा खुदवा के उससे 3 कर लिए थे। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताइए, इस वक्त जो उनकी कंडीशन है इस कस्टडी में, उसके हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? यहाँ ठीक है हालात? नहीं, मतलब तारिक मतीन इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो क्लासिकल विक्टिमाइजेशन केस है वो सनम का है। कोई कानून ये नहीं कहता कि जी अदालत ने अपने हुक्म में 179 मुकदमे में जो मियां वाली था, उसमें ये तहरीरी तौर पे दर्ज किया कि मैं 14 दिन का रिमांड दे रहा हूं, और अगर इस थाने में कोई और मुकदमा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसी रिमांड में कर ली जाए, मैं मजीद रिमांड नहीं दूंगा। फिर जब 16 को इनको किया गया तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं था, तो हमने उसकी डिस्चार्जिंग मांगी कि इसे डिस्चार्ज किया जाए दोनों को केस से। तो उन्होंने कहा कि जी हमें दे दें, हमें कहीं से सबूत आने का इम्कान है। जबकि ये अदालत की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को फैसिलिटेट करे कि वो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ जाली सबूत अरेंज करें या कुछ भी करें। हॉवेवर अदालत ने फिर उनको एक दिन दिया, और जब वो 17 को पेश हुई तो फिर अदालत, इनके पास कोई सबूत नहीं था, अदालत ने उनको मियां वाली का जो कमर मस्तानी थाने के जलाने का केस था उसमें से उनको डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद उनको 180 जो नेक्स्ट केस था उसी थाने में, जो इन्होंने सबसे बड़ा कौम के साथ फ्रॉड किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि एक ही थाने के में के जो एक इंसिडेंट है उसकी एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हुई है। कहीं एक की हुई है, कहीं 3 की हुई है, कहीं 4 की हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि किसी एक वाकया का, और आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक वकुआ की एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो। तो जब इनकी 179 में बेल हो गई, दोनों डिस्चार्ज हो गई, तो कोर्ट में ही प्रोसिक्यूशन ने फिर उनकी गिरफ्तारी मांग ली और कहा कि जी अब हमने 180 में इनको इन्वेस्टिगेट करना है। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, हमने कोर्ट को रिमाइंड भी करवाया कि जी आपने अपने प्रीवियस ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर इसी थाने का कोई और मुकदमा है तो इसी रिमांड में उसको डिस्कस कर इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास कोई सबूत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ उसको, सनम को और आलिया हमजा को बिहाइंड द बार रखना है। ये उनसे खौफजदा हैं, उनसे डरते हैं, इसलिए उनको पीछे रखना चाहते हैं जेल के। हॉवेवर कोर्ट ने फिर उनको बेल दे दिया, फिजिकल रिमांड दिया हुआ है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्लासिकल केस है कि एक औरत को पिछले 29 दिन से उन्होंने फिजिकल रिमांड पे दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, मुझे 2 सवाल और करने, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। एक बार खबर आई, आपको ज़ाहिर है कि हमसे ज़्यादा पता होगा, कि जेल में इन खवातीन के दरमियान आपस में कुछ नाचाकी हुई, कोई तल्ख कलामी हुई, कोई लड़ाई सी हो गई। इस बारे में कितनी सच्चाई है? आपको क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो जेल में 3 ही औरतें रह गई हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा और सनम जावेद। इनके दरमियान कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाहर निकल के नहीं, जब ये लोग वैसे तमाम कैद में थे तब, उस वक्त जब ये तमाम कैद में थे वो उस वक्त। देखिए मतीन, जब हम लोग जेल में होते हैं ना, तो आदमी बहुत सा फारिग टाइम होता है, बहुत सारा और कोई काम करने को नहीं होता। तो जो औरतें औरतें मर्द आपस में लड़ते रहती है, मे भी कोई छोटी मोटी बात हो गई हो, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसको पब्लिकली डिस्कस किया जाता। सनम के इस हाथ सबसे
मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो अपनी लिमिट से बाहर निकल के पाकिस्तान के आइन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। वो खा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो जुडिशरी हो, खा वो नून लीग हो। मैंने मुझे अगर पीटीआई का प्रॉब्लम है, पीटीआई की प्रॉब्लम इस वक़्त ये चल रही है कि उनकी तरफ से कोई जो सेंटर कमांड है वो किसी के पास नहीं है। ये केसेस जो हैं इनमें 780 ये बनता ही नहीं था, ये इनलीगल है। ये सारा का सारा 9 मई जो है ये वाकया जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैपेसिटी से बड़ा वाकया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का वाकया जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती। ये एक प्लान ड्रामा था उस वक़्त की सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का, और इन्होंने इसमें ट्रैप करके पीटीआई के लोगों को फंसाया, और आज तक इसकी कोई फेयर इंक्वायरी नहीं हुई किस कानून के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मोहतरम चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब का फुल बेंच का फैसला है, उसमें जो टेररिज्म का क्लासिफिकेशन है वो ऑलरेडी उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कौन कौन से केसेस टेररिज्म में आते हैं। ये इन जो 9 मई में जो केसेस दर्ज किए गए हैं उनमें से कोई एक केस भी जो है एटीसी कोर्ट में जाने वाला नहीं था, लेकिन पीटीआई की जो लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकी हैं। आज मैंने, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये बात कि ये लोग 1 साल से सनम को टॉर्चर कर रहे हैं और बाकी औरतों को भी कर रहे हैं, आज मैंने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके वकील को दिए हैं कि मुझे जो इन्होंने 780 लगाया हुआ है सारे वर्कर्स पे उसको चैलेंज करना है। मैं अगले हफ्ते में पीर या मंगल को 780 के सारे केसेस जो पंजाब में दर्ज हुए हैं उनको चैलेंज करने जा रहा हूँ। ये असल में ये जिम्मेदारी पीटीआई की थी, ये जिम्मेदारी पीटीआई की थी, और जाहिर है उस वक्त उनका कमान का इशू चल रहा है तो वो इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सके। आई एम ट्राइंग द लेवल कि आज अब मैं इसको हाई कोर्ट में लेके जाऊं इस मामले को कि इसमें से 780 सीए जो है उसको खत्म किया जाए। जी जी बच्चों को, खवातीन को छोड़ा है बेगुनाह है। आप क्या कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, या आप इस जगह जहां आ चुके हैं आप इसको लीगली फाइट करके एंड तारिक कर दें? मतीन, मैं ये समझता हूँ कि मैं कतई तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये उसका प्रोफाइल ही नहीं है, ये उसकी जॉब नहीं है कि वो इस तरह के मामले में इंटरफेरेंस करे, उसकी ये जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। उसका जो हल्फ है उसको इस बात की इजाजत नहीं देता कि उस तरह के किसी मामले में इंटरफेयर करे। मैं उसको ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि वो मेरी इस मामले में मदद करे। मैं अगर चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको ये देखना चाहिए कि उनके जज साहिबान जो हैं वो क्यों अपने अपने किए हुए फैसले जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, उनके ऊपर क्या दबाव है। अगर ऐसा है जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है तो वो तो हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एटीसी की कोर्ट्स के जजेस हैं उन बेचारों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है तो एटीसी के जजेस के साथ क्या कर रहे होंगे ये लोग। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी मोहतरम आर्मी चीफ से ये दरखास्त होगी कि वो अगर उनके उनके जेर साया या उनके डिपार्टमेंट्स के लोग अगर किसी तरह भी इस मुल्क के आइन पे असरअंदाज हो रहे हैं तो उनको नहीं होना चाहिए, उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो अपने काम से काम रखें, सियासतदानों को सियासत करने दें, अदालतों को अपना काम करने दें, और वो अपने हल्फ के ठीक मुताबिक सिर्फ वही काम करें जिसके लिए आईने पाकिस्तान उनको इख्तियार देता है। ये मेरी उनसे बहुत हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि सारा डिस्क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको ट्रांसफर हो रहा है। हर आदमी अपनी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी हैं या जो भी इन सारे मामला से अटैच्ड हैं वो ये कह के अपनी जिम्मेदारी से उदा बरा हो जाते हैं कि जी हम पे बड़ा दबाव है, ऊपर वालों का बड़ा दबाव है, और वो जो इंडिकेशन कर रहे होते हैं वो मेरे लिए दुख की बात है
क्योंकि अगर एक ऐसा ऐसा अदारा जो मेरे मुल्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा और उसकी वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारे लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होगा। और इस वक्त जो उनका थिंक टैंक है, और उनको ये मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ उनसे ये होगी कि वो अपने लोगों को कहें कि वो आइन की हदूद में रह के अपने काम करें। थैंक यू वेरी मच। हम ये उम्मीद करते कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन का, कानून का बोलबाला हमें दिखाए, और जहां जहां जिस जिस जगह जिस जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। जी इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा वो वक्त जल्द आएगा जी। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।